हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 12th फिजिक्स कैपेसिटेंस का वन शॉट वीडियो। तो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियो और हम आज इस एक वीडियो में खत्म करेंगे कैपेसिटेंस के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स एंड एवरीथिंग। और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके कैपेसिटेंस के कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नर हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। सो तैयार हो सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि कैपेसिटेंस के इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे। तो भाई, हम आज एक ऐसे चीज की, एक ऐसे डिवाइस की कहानी सुनने वाले हैं जिसका नाम है कैपेसिटर। तो बेसिकली हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि हमारे आज के मूवी का जो हीरो है वो है कैपेसिटर। ठीक है, यहाँ पर से बहुत से बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने कैपेसिटेंस ऑलरेडी पढ़ लिया है, फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन शायद आपको कुछ बहुत बेसिक चीज़ें जैसे कि कैपेसिटर हमारे आसपास कौन सी चीज़ों में यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है, शायद आपको ना पता हो। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बढ़िया यही रहेगा कि हम इस पूरे कहानी की शुरुआत वहीं से करें कि हमारे आसपास कौन सी चीज़ें हैं जिसके अंदर हमें कैपेसिटर देखने को मिलती है और कैपेसिटर की ज़रूरत क्या है। तो एक ऐसा अप्लायंस जो हमारे आसपास है और जिसमें कैपेसिटर होता है इज फैन। तो अगर आप फैन के अंदर देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा एक कैपेसिटर जिसे कंडेंसर भी कहा जाता है। तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा फैन के अंदर का कंडेंसर या फिर कैपेसिटर। तो देखो, एक छोटा सा डिवाइस है, बट इस छोटे से चीज के अंदर हम ढेर मतलब खूब सारा चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। इनफैक्ट कैपेसिटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो छोटे से जगह में खूब सारा चार्ज स्टोर कर ले। ठीक है, अब ये स्टोर किया हुआ चार्ज क्या काम आएगा? तो बच्चों, आप सबने ये देखा होगा कि जैसे हम सबके साथ ऐसा होता है, राइट, कि हम जैसे जो हमारे डे टू डे लाइफ के खर्चे हैं वो काफ़ी नॉमिनल होते हैं, राइट। रोज़ का खर्चा लेटर सपोज आपका 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ में आपका रोज़ का खाना पीना हो जाता है। लेकिन जब कभी कोई स्पेशल ओकेजन आता है, कोई त्यौहार आता है या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम जो भी हमारी सेविंग्स होती है उसमें से थोड़े थोड़े पैसे बचा के हम उसे बैंक में जमा करके रखते हैं ताकि जब कभी हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़े तो हम उसे वहां से निकाल सके। तो यहाँ कैपेसिटर का भी रोल कुछ वैसा ही है। अब ये जो फैन है, फैन को स्टार्ट करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है, काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कहाँ से लेता है वो एनर्जी? कैपेसिटर से। तो बेसिकली जब कभी किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अंदर बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है तो वो करंट कहाँ से आता है? इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर किया हुआ चार्ज से। ठीक है, तो आई गेस बाय नाउ सबको ये तो आइडिया लग गया कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर खूब सारा चार्ज को स्टोर करके रखता है ताकि वो दूसरों की मतलब जिस भी अप्लायंस के अंदर वो फिट किया हुआ है उस अप्लायंस की एनर्जी नीड्स को फुलफिल कर सके। ठीक है, अगर आप इसे अंदर से भी देखना चाहो कि इसके अंदर क्या रहता है तो देखो, इसके अंदर कुछ इस तरह की लेयरिंग रहती है और उसके अंदर अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो देखो, एक आपको स्टील का सिलेंडर टाइप का दिख रहा है कैपेसिटर का स्ट्रक्चर। तो बेसिकली हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह। तो बच्चों, क्या आप गेस कर सकते हो कुछ और ऐसे डिवाइसेस सोच सकते हो जहां पर कैपेसिटर होता है? चलो मैं बताती हूँ। एक ऐसी चीज़ जहाँ पर कैपेसिटर होता है वो है कैमरा। कैमरा के अंदर जो फ्लैश लाइट होती है, देखा है, जब आप फोटो खींच रहे होते हो तो एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी की एक लाइट छटाक से आती है, राइट। तो उस समय पर उतनी हाई इंटेंसिटी की अचानक से वो जो लाइट आती है उसके लिए हमें काफ़ी सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जो कहाँ से आती है? एक कैपेसिटर से आती है। इतना ही नहीं, हमारे हाउस होल्ड कई सारे अप्लायंसेस के अंदर कैपेसिटर्स पाए जाते हैं। तो इसका मतलब छोटी चीज है बट बहुत काम की चीज है, राइट। तो इसीलिए कैपेसिटेंस पढ़ना तो बहुत जरूरी है। तो चलो आगे बढ़े। तो बच्चों, सोचने वाली बात यह है कि इस कैपेसिटर के अंदर होता क्या है, अगर मतलब इसके स्ट्रक्चर को देखें तो बच्चों, कैपेसिटर के अंदर एक तरह का अरेंजमेंट बना हुआ होता है दो कंडक्टर्स का, सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। कंडक्टर्स क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं, जो नहीं करती हैं वो इंसुलेटर्स हैं। ठीक है, तो
बहुत अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट पाए जाते हैं। जैसे कि एक अरेंजमेंट होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाम से पता चलता है इसमें प्लेट्स होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो मतलब दो प्लेट्स होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और ये दोनों कंडक्टर होते हैं। दोनों के बीच में क्या होता है, इंसुलेटर, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ डिस्टेंस डी होता है। तो ये जो अरेंजमेंट है कैपेसिटर का, इसे कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक और अरेंजमेंट है जैसे कि स्फेयर के फॉर्म में, उसे हम कहते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होता है, एक स्फेयर के शेप का एक कंडक्टर होता है, लेट्स से ऑफ रेडियस ए। उसी के बाहर एक और कॉन्सेंट्रिक स्फेयर होता है, मतलब रेडियस सेम है, मतलब सेंटर सेम है लेकिन रेडियस अलग अलग है। तो उसी छोटे से स्फेयर के बाहर एक बड़ा सा स्फीयर बना होता है, लेट्स से ऑफ रेडियस बी। और तो ये जो दोनों स्फीयर्स हैं, ये दोनों क्या है, कंडक्टर्स, और इनके बीच में होता है इंसुलेटर। और ये वाला जो अरेंजमेंट है इसे हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो बच्चों क्यूरियोसिटी हो रही होगी आपको जानने की कि कैपेसिटर्स दिखते कैसे हैं। फैन का कंडेंसर तो मैंने अभी अभी आपको दिखाया था, बट अगर आप अपने स्कूल के लैब में कभी जाओगे तो वहां पर आपको कुछ इस तरीके के कैपेसिटर्स देखने को मिलेंगे। अब बच्चों चूंकि कैपेसिटर्स के अंदर एंड ऑफ द डे होता तो कंडक्टर्स ही है, राइट। तो कैपेसिटर्स को समझने से पहले हम क्या समझेंगे, कंडक्टर्स का बिहेवियर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो समझना ज़रूरी है। जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंडक्टर्स का बिहेवियर समझ में आ जाएगा तो कैपेसिटेंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कैपेसिटर्स का जो वर्किंग है, वो हमें बहुत आसानी से समझ आएगा। सबसे पहला पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। तो बच्चों किसी भी कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। ऐसा क्यों, कंडक्टर है। तो कंडक्टर चाहे चार्ज्ड कंडक्टर हो चाहे न्यूट्रल कंडक्टर हो, है तो कंडक्टर, वो कंडक्ट करता है, यानी कि उसके पास क्या है, उसके पास कंडक्ट करने के लिए फ्री चार्जेस हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इधर उधर भाग के जो है चार्ज कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, है कि नहीं। तो अब आप लॉजिकली सोच के देखो कि यार अगर हम इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देंगे तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होगा, चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गए हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अब चूंकि ये दे आर फ्री टू मूव, तो भाई जब ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो ये डिस्प्लेस होंगे ना, वो अपनी जगह से यूं यूं हिलते रहेंगे क्योंकि वो तो फ्री है। अगर फोर्स एक्सपीरियंस किया तो भाई हमें तो खलबली मच रही है, हम तो एक जगह बैठ ही नहीं सकते। तो ये तब तक इधर उधर ड्रिफ्ट होते रहेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे जब तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, जीरो। तो उस समय वो शांत बैठेंगे, ठीक है ना। अब देखो ऐसे सोचेंगे, मान लो ये मेरा कंडक्टर है, इसको मैंने डाल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर विच इज ई नॉट, क्लियर, ओके। अब इस कंडक्टर के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या एक्सपीरियंस करेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो ये डिस्प्लेस करेंगे, ड्रिफ्ट करेंगे। किधर ड्रिफ्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है तो ऑब्वियसली ई नॉट का जो पॉजिटिव वाला साइड है उधर मूव करेंगे। तो अब आप कंडक्टर के अंदर देखो क्या हुआ, नेगेटिव एक तरफ चले गए, पॉजिटिव एक तरफ हो गया। तो इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई अंदर, जिसे हम ई आई से डिनोट कर रहे हैं। तो पहले ई नॉट ऑलरेडी था इस तरफ, अब ई आई डेवलप हो गया उल्टे तरफ। और अब ये ई आई तब तक डेवलप होगा जब तक ई आई जो है ई नॉट के बराबर ना हो जाए, ठीक है। बोलने का मतलब है इट इज लाइक कि आप 10 कदम दाएं की तरफ चले और 10 कदम वापस बाएं की तरफ आ गए, तो उस केस में आप नेट कितना चले, कुछ भी नहीं चले, जितना गए थे उतना तो वापस आ गए। तो कुछ वैसा ही यहाँ हो रहा है, ई नॉट जो है वो अगर राइट की तरफ लग रहा है तो ई आई जो है वो लेफ्ट की तरफ लग रहा है। सो बोथ बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जा रहा है कंडक्टर के अंदर, जीरो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर उसके इनसाइड में जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा जीरो होता है। चाहे कंडक्टर न्यूट्रल हो चाहे कंडक्टर चार्ज हो, दोनों ही केस में ऐसा होता है। अगर हम बात करते हैं अनचार्ज्ड कंडक्टर की तो उसके अंदर में कितना चार्ज है, कोई चार्ज ही नहीं है, तो ऑब्वियसली चार्ज ही नहीं है तो नेट चार्ज जीरो ही होगा। अगर बात करते हैं चार्ज्ड कंडक्टर की, उस केस में क्या होगा, किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज होता है ना वो पता है कहाँ बैठा रहता है, सरफेस पे, वो अंदर जाके दुबक के नहीं बैठता है। जो चार्ज होता है वो हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे रहता है। तो उस केस में कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज है, जीरो।
तीसरी इंपॉर्टेंट बात, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, जो कि मैंने अभी अभी बताया। कोई भी कंडक्टर अगर चार्ज्ड है तो उसका जो चार्ज है वो कहां पे बैठेगा, कहां रहेगा वो चार्ज, उसके सरफेस पे। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अ कंडक्टर, क्योंकि इनसाइड तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एवरी पॉइंट ऑन द आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के बाहर किसी भी पॉइंट को ले लो, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। पांचवा पॉइंट, कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, सरफेस पर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? नॉर्मल होगा टू एवरी पॉइंट, लेकिन वैल्यू कितनी होगी, कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? चलो कैलकुलेट करें। तो चलो कैलकुलेट करके देखते हैं कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो हम ये नोटिस करेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर एक छोटा सा डाल दिया एन कैप। ये एन कैप का मतलब क्या है? एन कैप ऑब्वियसली हमें दिख ही रहा है कि ये क्या है, ये एक यूनिट वेक्टर है। ये यूनिट वेक्टर किधर है, किस तरफ डायरेक्शन है इसका? परपेंडिकुलर टू द सरफेस और बाहर की तरफ, आउटवर्ड। ठीक है, तो चलो ये कहां से आया? ये एक्सप्रेशन हवा से तो आया नहीं, राइट? सो लेट्स सी फ्रॉम वेयर डिड वी गेट दिस एक्सप्रेशन। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये रैंडमली कोई एक कंडक्टर है। अब हम इसके सरफेस की बात कर रहे हैं, तो लेट्स से यहां पर हम एक छोटा सा सरफेस ले लेते हैं। लेट्स से ये वाला जो सरफेस है दैट इज ds। ठीक है, एक छोटा सा सरफेस ले लिया। ओके, अब हम यहां पर लगाते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ तो हम सब ने पढ़ रखा है ना? तो गॉस लॉ हमें क्या कहता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के ऊपर E डॉट ds जो है वो क्या होता है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट? मतलब जो टोटल फ्लक्स होता है वो कितना होता है? 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। ठीक है, ओके। अब ये E डॉट ds की वैल्यू क्या होगी? तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मतलब अब हमें पता नहीं ये जो चार्ज्ड कंडक्टर है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, राइट? तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, अगर नेगेटिव है तो अंदर की तरफ होगा, बट एनीवेज इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर सरफेस। ठीक है, ओके, चलो ये तो समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं ds की। ठीक है, तो जो ds का जो वेक्टर होगा, मतलब जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो जो है या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलोंग होगा या फिर इसके ऑपोजिट होगा, राइट? क्योंकि ds क्या होगा, अभी तो मैंने बताया कि इसका डायरेक्शन क्या होता है? परपेंडिकुलर, लेकिन बाहर की तरफ, राइट? सो ds का भी जो डायरेक्शन होगा वो बेसिकली, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मतलब बोलने का मतलब है कि एट एनी केस E कॉमा ds, E और ds जो है ये या तो पैरेलल होंगे एक दूसरे के या फिर एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, पैरेलल बोले तो अगर E इधर है ds भी इधर है, एंटी पैरेलल बोले तो E इधर है ds इधर है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो ओरिएंटेशन है वो या तो पैरेलल होगा या फिर एंटी पैरेलल होगा, यानी कि थीटा की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 180 डिग्री होगी। ठीक है, तो अब ये जो E डॉट ds की वैल्यू है, ये E डॉट ds की जो वैल्यू है ये प्लस माइनस E ds होगी। ठीक है, अब इसको फिजिकली इसका सिग्निफिकेंस ऐसे समझ सकते हो कि प्लस E ds कब होगी? जब सिग्मा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर पॉजिटिव है उस केस में पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा? जब सिग्मा की वैल्यू लेस देन 0 होगी। ठीक है, तो कुल मिला के बच्चों अगर मैं वापस कैलकुलेशन पर आऊं तो ये E डॉट ds को हम क्या लिख सकते हैं? E डेल्टा s, एज्यूमिंग कि इसका जो एरिया है दिस एरिया इज डेल्टा s, सो दिस इज इक्वल टू, चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा क्या होता है? चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। तो सिग्मा को हम लिख सकते हैं, इनफैक्ट Q को हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू एरिया दैट इज डेल्टा s डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों कट हो गया।
ठीक है। अब ये आप सोचोगे कि सिग्मा को मैंने मॉड के अंदर क्यों डाल दिया, क्योंकि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो फिलहाल चीजों को सिंप्लीफाइड रखने के लिए हमने इस पे मॉड डाल दिया, यानी कि हम इसकी पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर कर रहे हैं। तो यहां से हमें ई की वैल्यू क्या मिलती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द चार्ज्ड कंडक्टर। तो बच्चों यहां पर हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्डिंग मतलब क्या होता है, शील्ड, प्रोटेक्शन। वो शील्ड किसे कहते हैं, वो देखा है वो रामायण महाभारत में जो युद्ध होता था उसमें जब लोग मैदान पे जाते थे लड़ने के लिए, तो उनके एक हाथ में तलवार होता था और दूसरे हाथ में वो शील्ड होती थी जो उनके खुद के प्रोटेक्शन के लिए होती थी, राइट। सो दैट शील्ड, शील्ड मतलब प्रोटेक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ये कहता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर एक कैविटी हो, कैविटी समझते हो, मतलब एक होल हो अंदर, तो उस कैविटी के अंदर जो है हमें कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्फ्लुएंस नहीं दिखेगा। तो बेसिकली एक कंडक्टर के अंदर अगर एक कैविटी है, सो दैट कैविटी इज शील्डेड और इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्फ्लुएंस। बोलने का मतलब है कि उस कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी जीरो, और इसी फेनोमेनन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स में मैं दूंगी अभी, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज आप अपने घर के अंदर बैठे हो और बाहर बिजली कड़क रही है, राइट। देखा होगा ना, जब बहुत तेज बारिश होती है तो बहुत ज्यादा थंडरस्टॉर्म होता है, लाइटनिंग होती है, बट यू स्टे प्रोटेक्टेड इनसाइड योर हाउस, यू स्टे प्रोटेक्टेड इनसाइड योर कार, राइट। तो आप क्या हो, आप शील्डेड हो, आप प्रोटेक्टेड हो। उसी तरीके से एक कंडक्टर के अंदर जो कैविटी होती है वो शील्डेड होती है, वो प्रोटेक्टेड होती है फ्रॉम द आउटसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्फ्लुएंस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई वो जो कैविटी है उस कैविटी के अंदर चार्ज क्या है, नहीं है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं अगर वो कंडक्टर चार्ज्ड भी हो तो उस कंडक्टर का चार्ज कहां लाई करेगा, उसके सरफेस पे, उसके कैविटी पे तो लाई नहीं करेगा एनीवेज, है ना। तो अगर कंडक्टर चार्ज्ड भी हो तो उसका चार्ज सरफेस पे लाई करेगा। तो एज अ रिजल्ट कैविटी के अंदर हमें किसी भी हालत में कभी भी किसी तरह का इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो बच्चा पार्टी, अब हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, क्योंकि कैपेसिटर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगा हमें। तो कैपेसिटेंस जो है ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की टू स्टोर चार्ज। मतलब किसी भी कंडक्टर में कितनी एबिलिटी है कि वो चार्ज को स्टोर कर सके, उसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस को हम नॉर्मली डिनोट करते हैं कैपिटल C से। अब देखने वाली बात ये है कि ये कैपेसिटेंस का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहाँ से आया। ठीक है, मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है जिसका चार्ज है Q। ठीक है, अब अगर हम इस कंडक्टर का चार्ज बढ़ाते जाएं, इसमें हम ज़्यादा चार्ज डालते जाएं, तो क्या होगा, अगर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। क्यों, कूलम्स लॉ याद करो। कूलम्स लॉ क्या कहता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। अगर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो क्या होगा, तो किसी भी टेस्ट चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कराने के लिए वर्क डन भी ज़्यादा करना पड़ेगा, राइट। याद करो क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, जितना वर्क हम करते हैं एक टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट, उसके अगेंस्ट। तो जिसके अगेंस्ट हमें लड़ना है अगर वो बढ़ता जा रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है तो हमें वर्क डन भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स पोटेंशियल भी हमारा बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर का अगर हम चार्ज बढ़ा रहे हैं तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। दैट मीन्स Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू CV, और ये जो C है दैट इज नथिंग बट कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। मतलब C डिफाइन करता है कि वो कंडक्टर जो है कितनी क्षमता रखता है, कितनी एबिलिटी रखता है टू स्टोर चार्ज। तो कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें तो ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, दूसरा नेचर ऑफ मीडियम। मीडियम बोले तो उन कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो भी मीडियम है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। अब बात करते हैं यूनिट्स की, कौन से यूनिट से हम इसे मेजर करते हैं। तो SI यूनिट कैपेसिटेंस का होता है फैरड, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल F से।
हालांकि अधिकतर जगहों पे हमें इसके छोटे यूनिट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कि माइक्रोफैरड्स, पिकोफैरड्स। तो माइक्रोफैरड्स दैट इज 1 म्यू एफ, ऐसे डिनोट करते हैं हम उसे। सो 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फैरड्स। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार चीज कि हाउ डज अ कैपेसिटर वर्क। एक कैपेसिटर एग्जैक्टली काम कैसे करता है, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक कैपेसिटर के अंदर 2 कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब एकदम अच्छे से मेरी कहानी सुनते जाओ मजे के साथ। तो मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है ए कंडक्टर की एंट्री हुई, हम इस ए कंडक्टर को चार्ज दे रहे हैं, क्यू चार्ज देते जा रहे। हम इस पे चार्ज तब तक देते जा रहे हैं जब तक इसका पोटेंशियल मैक्सिमम ना हो जाए, क्योंकि जैसे हम इस पे चार्ज देते जाएंगे, जैसे जैसे क्यू बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी बढ़ेगा। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि चार्ज और पोटेंशियल जो है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो हम इस पे तब तक चार्ज देते गए जब तक इसका पोटेंशियल मैक्सिमम ना हो, ठीक है। तो अब जाके इसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया है, इसका पोटेंशियल है V, इसमें चार्ज है Q। अब क्या किया मैंने, अब पिक्चर में एंट्री होती है दूसरे कंडक्टर की, विच इज कंडक्टर B, ठीक है। अब कंडक्टर B के कंडक्टर A के करीब आते ही क्या हो रहा है, इंडक्शन। एग्जैक्टली पढ़ा था हमने, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इजंट इट। तो कंडक्टर B जैसे ही A के करीब आया तो B में क्या होगा, चार्ज इंड्यूस होगा, राइट। कैसा चार्ज इंड्यूस होगा, ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है, राइट। तो B का जो सरफेस A के करीब है वहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो ऑब्वियसली B का जो साइड A से दूर है वहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, अब हमें देखना यह है कि इससे B के आ जाने से A के पोटेंशियल पे कुछ फर्क पड़ा क्या, बिल्कुल पड़ा। A का पोटेंशियल जो है ये नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से डिक्रीज हो गया। कैसे, नेट पोटेंशियल A पे पहले कितना था, B की एंट्री से पहले कितना था V, अब कितना हो गया V, और इस नेगेटिव चार्जेस की वजह से -kq/r। पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में पढ़ा था, kq/r। तो कितना हो जाएगा, अब A का पोटेंशियल कितना हो गया, पहले V था अब हो गया V -kq/r। ठीक इसी तरीके से जो पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्जेस हैं उनकी वजह से A का जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, V + kq/r, राइट। लेकिन सोच के देखो, जो नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्जेस हैं ये A से ज्यादा करीब हैं, तो A के ऊपर ज्यादा इंफ्लुएंस किसका चलेगा, नेगेटिव चार्जेस का चलेगा। और नेगेटिव इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से A के पोटेंशियल का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यानी कि यहां पर B की एंट्री के बाद नेट A का जो पोटेंशियल है वो घट जा रहा है। अगर पोटेंशियल घट जा रहा है तो याहू, हमारे पास मौका है कि हम इस पे और चार्ज डालें, राइट। क्यों, क्योंकि हम चार्ज इसमें तब तक ठूस सकते हैं जब तक इसका पोटेंशियल मैक्सिमम ना हो, राइट। तो बेसिकली हमने क्या किया, सोचो, अच्छे से सोचो। कैपेसिटर में हम क्या करना चाहते हैं, हम उसमें चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं। तो हम एक ऐसा अरेंजमेंट बनाएंगे जहां पर हम कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकें। और यहां पर इस अरेंजमेंट में चार्ज को स्टोर करने के लिए हमें उस कंडक्टर का पोटेंशियल को घटाना होगा ताकि उसके अंदर हम और चार्ज डाल सकें, ठीक है। ये बात समझ आई। अब देखो, हम एक और तरकीब लगाते हैं ताकि हम इसमें और चार्ज डाल सकें, और वो क्या है, हम कहेंगे कि ओके, एक काम करते हैं, ये जो पॉजिटिव इंड्यूस्ड चार्जेस हैं ये A के पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इन्हें गायब कर देंगे। कैसे, अर्थिंग से। हमने क्या किया, कंडक्टर B को देखो अर्थ कर दिया। जैसे ही हमने इधर अर्थ कर दिया तो मेरे जितने पॉजिटिव चार्जेस थे वो क्या हो गए, गायब, राइट, वो गायब हो गए। तो अब क्या होगा, सोच के देखो, अब क्या होगा, पॉजिटिव जो ये इंड्यूस्ड चार्जेस थे ये A के पोटेंशियल को बढ़ा रहे थे, अब उस पोटेंशियल को बढ़ाने वाला कोई है ही नहीं मार्केट में। तो यानी कि अब A का पोटेंशियल और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि अब हम A के अंदर और ज्यादा चार्ज डाल सकते हैं।
तो बच्चों आई जस्ट होप कि विद दिस आपको वो लॉजिक समझ में आ रहा है कि किस तरह से एक कैपेसिटर के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाते हैं, या फिर किस तरीके से एक कैपेसिटर जो है चार्ज को स्टोर करता है, हाउ डज इट वर्क। तो उसका मेन जो लॉजिक है दैट इज दिस। अब कैपेसिटर्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था, दो पैरेलल प्लेट्स होते हैं सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। स्फेरिकल कैपेसिटर होता है जिसमें जो दो प्लेट्स की बजाय दो स्फीयर्स होते हैं, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं। एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होता है जहां पर दो सिलेंडर्स होते हैं, एक अंदर सिलेंडर उसके बाहर एक बड़ा सिलेंडर, जैसा कि मैंने शेप आपको दिखाया था फैन के कंडेंसर का। राइट, इस तरह से कई तरह के कैपेसिटर्स होते हैं, बट हमारा जो डिस्कशन रहेगा ये मेजरली रहेगा अराउंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में होता क्या है, इसमें होते हैं दो कंडक्टिंग प्लेट्स पैरेलल टू ईच अदर जिनको हम सेपरेट कर देते हैं बाय डिस्टेंस d। ठीक है, इनके बीच में हम डाल देते हैं इंसुलेटिंग मीडियम। ठीक है, और क्या करते हैं, वही हम अपना ट्रिक लगाते हैं, दोनों में से एक प्लेट को हम कर देते हैं अर्थ, क्योंकि जैसे हम उसे अर्थ कर देते हैं तो क्या होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। राइट, तो अब देखो उस लॉजिक से मान लो हमारे पास दो प्लेट्स हैं ए और बी जो एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों के बीच में d डिस्टेंस है, बी को हमने कर दिया अर्थ। तो ऐसा कर देने से क्या होगा, अगर ए में प्लस क्यू चार्ज है तो बी में नेट नेट माइनस क्यू चार्ज होगा। करेक्ट, वही देखा था हमने, इधर प्लस क्यू होगा तो इधर इंड्यूस होगा ऑपोजिट चार्ज, तो इधर माइनस क्यू होगा। ठीक है, ये भी समझ में आता है। अब ऐसा होने की वजह से क्या होगा, ए और बी के बीच का जो जगह है उसमें क्या एस्टैब्लिश हो जाएगा, उसमें डेवलप हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जैक्टली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं। राइट, तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में सेटअप हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों चलो मैथमेटिकली देखते हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। राइट, तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इनफैक्ट कुछ देर पहले हमने इसे डिराइव भी किया था। ठीक है, ऑल्सो हमें क्या पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका पोटेंशियल के साथ भी लिंक होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब किस रेट से जो पोटेंशियल है वो r के साथ साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये dr यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, लेट्स से स्मॉल d है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं v बाई डी। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये v बाई डी और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ये दोनों एक तरीके से बराबर है। राइट, मतलब ये dv क्या था, चेंज, दोनों के बीच के पोटेंशियल के चेंज की बात कर रहे थे। तो इफ वी एज्यूम कि दोनों के बीच का जो चेंज इन पोटेंशियल है दैट इज v, तो इसे हम v बाई डी लिख सकते हैं। सो देयरफॉर हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू v बाई डी। तो यहां से हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू सिग्मा डी बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमने v की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी का रिलेशन देखा था, तो यानी कि C इज इक्वल टू Q बाई V हो जाएगा। अब Q की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, Q को हम Q ही रखेंगे, V की जगह हम लिख देंगे सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओके, अब सिग्मा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चलो उसे लिखते हैं, सिग्मा की जगह हम लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू डी। अब ये क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये ए भी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। एंड लेट मी टेल यू बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन है ये बहुत बेसिक चीज़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू न्यूमेरिकल्स ऑल्सो, क्योंकि अब इसी के ऊपर आपको और ज़्यादा मतलब एडवांस लेवल की चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बच्चों अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में इंसुलेटिंग मीडियम है, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, हम इनके बीच में डालेंगे डाई इलेक्ट्रिक। अब आप पूछोगे डाई इलेक्ट्रिक ये क्या होता है,
तो चलो पहले समझते हैं कि व्हाट इज अ डाई इलेक्ट्रिक। तो बच्चों डाई इलेक्ट्रिक जो है ये नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि ये कंडक्टर्स नहीं होते हैं, इनके पास फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं। लेकिन इनकी खास बात ये होती है कि अगर आप एक डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रख दो तो इसके अंदर के जो चार्जेस होते हैं ना वो स्लाइटली डिस्प्लेस कर जाते हैं, मतलब वो थोड़ा बहुत अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा बहुत शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये पोलराइज हो जाते हैं। पोलराइज क्या होता है अभी समझेंगे। इनफैक्ट डाई इलेक्ट्रिक की सबसे खास बात यही होती है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में पोलराइज हो जाते हैं। पोलराइजेशन इस प्रोसेस को हम कहते हैं। तो देखो इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखो समझने के लिए। अभी तक हम बात कर रहे थे कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स के साथ क्या होता था, कंडक्टर को अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला तो क्या होगा, कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, ये मूव होने लग जाएंगे, क्योंकि उस ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो वो डिस्प्लेस हो जाएंगे और उनकी मूवमेंट तब तक कंटिन्यूड रहेगी जब तक अंदर का जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट के बराबर ना हो। एज अ रिजल्ट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर होगा वो क्या होगा, जीरो। ये हमारे कंडक्टर की कहानी थी, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए डाउट, राइट। अब देखते हैं डाई इलेक्ट्रिक की कहानी। यही अगर हम कंडक्टर की बजाय एक डाई इलेक्ट्रिक को डाल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तब क्या होगा। तो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर हम देखते हैं कि इसके जो अंदर के चार्जेस है, अब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है, लेकिन जो भी चार्जेस इसके अंदर हैं वो थोड़ा बहुत अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं, थोड़ा बहुत, ध्यान देना। तो ये थोड़ा बहुत डिस्प्लेस हो जाते हैं, इसीलिए इसके भी अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप तो होती है, बट ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट के बराबर नहीं होती है। एज अ रिजल्ट डाई इलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट से रिड्यूस हो जाती है, उससे थोड़ी डिक्रीज तो हो जाती है, बट वो जीरो नहीं होती है। सो दैट्स डाई इलेक्ट्रिक। तो प्यारे बच्चों अब हम समझेंगे पोलराइजेशन इन अ डाई इलेक्ट्रिक, कैसे होता है डाई इलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन। तो यहां पर हम दो तरह के मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लेंगे। पहला एग्जांपल लेंगे हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। यार मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हो आई गेस काफी टाइम से, तो पोलर नॉन पोलर ये सब तो पता ही होगा, है ना। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स यानी कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जिसकी वजह से इक्वली इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं दोनों के बीच में। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं H2 मॉलिक्यूल का, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसके अंदर दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो इनके बीच में जो भी शेयरिंग वगैरह हो रही है वो बिल्कुल बराबर से हो रही है, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के केस में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है दे कोइंसाइड, क्योंकि यहाँ पर एज सच कोई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच नहीं रहा है, तो जिसके वजह से कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव उस तरीके से हो नहीं रहा है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर है दे आर कोइंसाइडिंग। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इनके अंदर कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, देयर इज नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट, क्योंकि सब कुछ तो इक्वली शेयर हो रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर यहाँ पे नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर है ये थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आकर के थोड़ा सा अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं, राइट। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव वाला सेंटर थोड़ा सा उधर चला जाता है, पॉजिटिव वाला सेंटर थोड़ा सा उससे दूर चला जाता है, राइट। तो देखो इस तरीके की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। तो ऐसे समय पर हम कहते हैं कि क्या हुआ है, इसमें एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आ गई है और इसे ही हम कहते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। अब बात करेंगे हम पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में। पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में होता कुछ यूं है कि चूंकि उनमें पोलैरिटी होती है, तो जैसे लेट्स टॉक अबाउट HCl, ठीक है। अब HCl में क्लोरीन जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन उसे थोड़ा सा अपनी तरफ खींच के रखता है, राइट। इस वजह से क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है हल्का सा, हाइड्रोजन पे हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। तो इवन बिफोर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड पोलर मॉलिक्यूल्स में ऑलरेडी ही एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर देते हैं, आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, क्या होता है, यही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर है थोड़ा सा और डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो एज अ रिजल्ट यहां पर भी इंड्यूस्ड
डाइपोल मोमेंट हमें देखने को मिलता है। सो कुल मिला के चाहे हम पोलर मॉलिक्यूल की बात करें या नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करें, हम क्या देखते हैं, कोई भी डाई इलेक्ट्रिक को जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो उनमें एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट आ जाता है एंड वी कॉल दिस पोलराइजेशन ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक। तो बच्चों इससे हमें यह देखने को मिला कि चाहे हम पोलर मॉलिक्यूल की बात करें या नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करें, दोनों ही जो है कोई भी डाई इलेक्ट्रिक जो है जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उसके अंदर आ जाता है एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। ठीक है, और इसी इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट की वजह से हम कहते हैं कि वो डाई इलेक्ट्रिक पोलराइज हो गया। तो अब आपके दिमाग में ऑब्वियस सा सवाल आ रहा होगा कि पोलराइजेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो पोलराइजेशन जो है वो डाइपोल मोमेंट से लिंक्ड होता है, ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है। सो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसे हम कहते हैं पोलराइजेशन, इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल P से। और पोलराइजेशन जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है वैसे वैसे पोलराइजेशन भी बढ़ता है। तो इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक रिलेशनशिप होता है विच इज P इज इक्वल टू काई E इंटू E। ये काई E जो है ये एक कांस्टेंट है जो हर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम का एक कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो आप इस सिंबल को देख रहे हो काई, इसे हम कहते हैं काई, दैट्स हाउ वी प्रोनाउंस इट। ठीक है, तो ये काई E की जो वैल्यू है ये किसी भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए, उस पर्टिकुलर मीडियम के लिए वही वैल्यू होती है काई E की। ठीक है, इस रिलेशनशिप को ध्यान में रखना क्योंकि आगे जाके स्पेशली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, एक और खास बात, व्हेन वी टॉक अबाउट अ पोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक, अगर आप एक पोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक को ध्यान से देखो तो आप देखोगे कि उसके जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक साइड है, जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो एक साइड है। तो एक और ऑल्टरनेट वे ऑफ विजुअलाइजिंग अ पोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक इज, इट इज ऑलमोस्ट लाइक कि आपके पास दो सरफेसेस हैं, एक का पॉजिटिव सरफेस डेंसिटी है, दूसरे का नेगेटिव सरफेस डेंसिटी है। सरफेस डेंसिटी मतलब क्या, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते थे, राइट। तो मान लो अगर आपके पास एक पोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक दिया हुआ है, आप उसको आसानी से एज्यूम कर सकते हो कि इट इज इक्विवेलेंट टू टू सरफेसेस विथ चार्ज डेंसिटीज प्लस सिग्मा p एंड माइनस सिग्मा p रेस्पेक्टिवली। तो कुल मिला के बच्चों अभी तक हमने क्या देखा कि जब भी हम डाइइलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, पोलराइजेशन। और जैसे ही पोलराइजेशन होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू रिड्यूस्ड हो जाती है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो नहीं होती है बट रिड्यूस जरूर हो जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं इन अ पोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक तो क्या होगा, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E नॉट, यानी कि पोलराइजेशन से पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड था माइनस पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये E क्या है, E है रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो EP की जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, अभी अभी मैंने बताया था राइट कि डाई इलेक्ट्रिक को एक तरीके से अगर हम विजुअलाइज करें आफ्टर पोलराइजेशन तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक विथ टू सरफेस चार्ज डेंसिटीज। तो इसे भी हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं विच इज सिग्मा p पर यूनिट एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। थोड़ी देर पहले प्रूव भी किया था। तो इसे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा p। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब इसे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, यार हम पोलराइजेशन की बात करें तो समवेयर मैं पोलराइजेशन वाला टर्म लाना चाहूंगी, तो कैसे लाया जाए। तो चलो देखते हैं फटाफट से कि पोलराइजेशन के बारे में हमने क्या पढ़ रखा है। पोलराइजेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते थे, हम डिफाइन करते थे P यानी कि डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डाइपोल मोमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, अगर हमारे पास एक डाइपोल है लेट्स से प्लस q माइनस q विच इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस लेट्स से 2a। ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल विच इज 2a डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो लेंथ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होगा, देखो लेंथ इनटू एरिया जो है दैट इज वॉल्यूम। तो लेंथ बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 बाय एरिया, राइट। तो इसे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, Q बाई ए, यानी कि Q बाई एरिया, चार्ज बाई एरिया को हम पोलराइजेशन कैपिटल P भी लिख सकते हैं। सो विद दैट लॉजिक यहाँ पर QP बाई ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पोलराइजेशन P डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है, अब हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं हमारा प्यारा सा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हर डाई इलेक्ट्रिक का एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल K से। एंड हाउ डू वी डिफाइन इट? इट इज द रेशियो ऑफ E नॉट डिवाइडेड बाई E। E नॉट बोले तो पोलराइजेशन से पहले जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था डिवाइडेड बाय द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो रेशियो है, इस रेशियो को हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है इट इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल। एक मटेरियल के लिए एक फिक्स डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इट इज वेरी स्पेसिफिक टू द टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है। यहां तक भी क्लियर हो गया। अब चलो बात करते हैं आगे। अब हमें पिक्चर में किसको लेके आना है? ससेप्टेबिलिटी को भी लेके आना है। अभी थोड़ी देर पहले जब हम पोलराइजेशन की बात कर रहे थे तो हमने क्या देखा था? पोलराइजेशन जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, या फिर हमने देखा था पोलराइजेशन इज इक्वल टू काई E इंटू E, ठीक है। काई E को हम क्या लिख सकते हैं? काई E कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट इंटू काई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। सो देखो धीरे धीरे जो है ना, अब हम ससेप्टिबिलिटी को भी पिक्चर में लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम वापस जाएंगे इसी एक्सप्रेशन पे, E वाले एक्सप्रेशन पे। तो अगर मैं वापस उस एक्सप्रेशन पे जाऊं तो E इज इक्वल टू E नॉट। E नॉट की जगह हम क्या लिखेंगे? E नॉट ही लिखेंगे। EP की जगह हम क्या लिख सकते हैं? EP की जगह हम लिख सकते हैं P बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो इसको हम लिखेंगे P बाई एप्सिलॉन नॉट। इसे हम क्या लिख सकते हैं? E नॉट माइनस P की जगह हम क्या लिख सकते हैं? P की जगह देखो यहां पर अभी अभी हमने लिखा था, इस वैल्यू को डाल सकते हैं। सो P की जगह हम ये वाली वैल्यू डाल देंगे विच इज एप्सिलॉन नॉट काई E डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा? E इज इक्वल टू E नॉट माइनस काई E। तो E वाले टर्म को हम एक तरफ लेके जा सकते हैं, तो इधर करते हैं बाकी की कैलकुलेशन। तो इसे हम लिख सकते हैं E नॉट बाई E इज इक्वल टू 1 प्लस काई, ठीक है। अब काफी सिंपल सा एक एक्सप्रेशन आ गया। E नॉट बाई E ये क्या होता है? अभी अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। E नॉट बाई E को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस काई। तो ये आ गया हमारा बिल्कुल गोल्डन रिलेशनशिप बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी, जिसे हम काई से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो K इज इक्वल टू 1 प्लस काई। और ये जो रिलेशनशिप है ये एक तरीके से डाई इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक बिहेवियर के बारे में बात करता है, जहां से इसका नाम पड़ा है डाई इलेक्ट्रिक, राइट। इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी पिक्चर में आ रही है, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रिक बिहेवियर सामने आ रहा है, एंड दिस इज दैट रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप डेरिवेशन में आने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो बच्चों अब हम आ चुके हैं इस लेसन के बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ट्रस्ट मी, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस सेक्शन से। अब हम ये देखेंगे बहुत मजेदार चीज कि यार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ना दोनों प्लेट्स के बीच में अगर हम एक कंडक्टिंग स्लैब अलग से डाल दें तो क्या होगा? अभी तक तो हमने देखा कि यार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D, जिसे हमने डिराइव भी कर लिया था, ठीक है। बट मैं कह रही हूं कि नहीं, आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। मैं चाहती हूं कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में हम एक कंडक्टिंग प्लेट डाल दें, तो क्या होगा? हम देखते हैं कि तो कैपेसिटेंस हमारा इंक्रीज हो जाता है। मैंने कहा नहीं, कंडक्टिंग स्लैब भी नहीं, मैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देती हूं दोनों के बीच में, फिर क्या होगा? तब भी हम देखते हैं कि उसका कैपेसिटेंस में काफी चेंज नजर आता है। तो क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस अगर हम दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दें या फिर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें? लेट्स कैलकुलेट। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि कंडक्टिंग स्लैब जब हम डाल देते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, तो उसका कैपेसिटेंस किस तरीके से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इनिशियली लेट अस सपोज कि अगर कोई कंडक्टिंग प्लेट नहीं है तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता? A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये तो हम सभी को पता है। अब मैंने क्या किया? मैंने एक स्लैब इंसर्ट कर दिया एंड लेट अस से कि इस स्लैब का जो थिकनेस है दैट थिकनेस इज T। सो T थिकनेस का एक स्लैब इंसर्ट किया और जिसका एरिया कितना है? लेट्स से A एरिया है, ठीक है। अब इस स्लैब के अंदर
इनसाइड दिस स्लैब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। ये तो हमें पता ही है कि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, वो एग्जिस्ट कर रहा है ये बाकी एरिया में। मतलब ये जैसे ये जो पूरा लेंथ है दोनों प्लेट के बीच में, दैट इज डी। ये टी विड्थ में जो है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, लेट अस सपोज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ई नॉट, तो ये ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, दिस एग्जिस्ट्स ओवर डी माइनस टी रीजन। मतलब बीच वाले थिकनेस को छोड़ करके जो बाकी रीजन है, इधर वाला और इधर वाला, इस रीजन में एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। ठीक है, अब ये जानते हुए लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो उस लॉजिक से इनफैक्ट याद है ना, हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू माइनस dV/dr, राइट। तो इस लॉजिक से अगर मैं पोटेंशियल की मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, ई नॉट इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली मतलब किस रीजन पर है, किस विड्थ पर है, सो दैट विड्थ इज डी माइनस टी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसे हम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस कर सकते हैं और ये डी माइनस टी। सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि Q डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, पोटेंशियल। बट मुझे निकालना क्या है यहाँ पर, मुझे तो निकालना है यहाँ पर कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से क्या होता है, चार्ज बाई पोटेंशियल, Q बाई V। तो Q क्या हो जाएगा, Q ही रहेगा। V क्या हो जाएगा, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। तो Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी इंटू 1 माइनस टी बाई डी। कुछ खास नहीं किया है, ये ए एप्सिलॉन नॉट को मैं ऊपर लेके चली गई हूं, तो नीचे क्या बचा, डी माइनस टी। इसे वैसे भी छोड़ सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों किया, ताकि ये जो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी है इसको हम किससे रिप्लेस कर सके, सी नॉट से। तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से चेंज हुआ है वैल्यू। मतलब पहले सी नॉट था, अब क्या हो गया है, सो कुल मिला के हम क्या देख रहे हैं, पहले कैपेसिटेंस सी नॉट था, अब क्या हो गया है, सी नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी बाई डी। तो इससे हमें साफ साफ आइडिया लग रहा है कि मेरे कैपेसिटेंस के साथ क्या हुआ है, जो मेरा कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो गया है। तो ऑन सिमिलर लाइंस चलो देखते हैं कि क्या होता अगर हम कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर देते। तो यहां पर भी सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं कि कैपेसिटेंस जब डाई इलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना था, सी नॉट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब मैंने क्या किया, मैंने एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया जिसकी थिकनेस कितनी है, टी। ठीक है, अब ये डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलराइज हो जाएंगे। जैसे मान लो लेट्स से कि ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इधर से इधर जा रही हैं, लेट्स से दिस इज ई नॉट। ठीक है, तो ये कहाँ से जा रही है, ये लेट्स से प्लस साइड से माइनस साइड की तरफ जा रही है। तो अंदर क्या होगा, और इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, इस टाइप से अंदर जो है मॉलिक्यूल्स आपस में पोलराइज होते जाएंगे। जैसे ही मॉलिक्यूल्स आपस में पोलराइज होते जाएंगे अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होगा जिसे हम EP से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फिर नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी E नॉट जितनी पहले थी माइनस EP, क्योंकि E नॉट और EP जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है। देखो EP का डायरेक्शन ये होगा, राइट, इस साइड से इस साइड, और E नॉट का डायरेक्शन ये है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कहां पर है, डाई इलेक्ट्रिक के अंदर है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वही लॉजिक लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज dV/dr। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो E है इंटू जो डिस्टेंस है। अब देखो E नॉट
कितने विड्थ पर काम कर रहा है, ई नॉट काम कर रहा है डी माइनस टी पर, ये पूरा डी है, तो थिकनेस वाला टी पार्ट को अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा डी माइनस टी पार्ट में कौन एक्ट कर रहा है, ई नॉट एक्ट कर रहा है। लेकिन जो टी वाला पार्ट है वहां पर इस बार जीरो नहीं है। जब कंडक्टिंग स्लैब डाला था तो अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था दैट वाज जीरो, बट यहाँ पर वो जीरो नहीं है, तो इसीलिए अंदर भी जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, राइट, बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज ई मतलब ये जो नेट ई है, सो इस नेट ई को हम ई से डिनोट करते हैं लेटर से, तो ये ई हो जाएगा इनटू ये किस थिकनेस पे काम कर रहा है, टी थिकनेस पे, तो ये हो जाएगा टी। ठीक है, तो इसे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस, अभी थोड़ी देर पहले हमने डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट डिफाइन किया था और उस डेफिनेशन के हिसाब से डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई, तो इसी डेफिनेशन का यूज करेंगे। E की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ई नॉट बाई के, तो यहां पर वही लिखेंगे, इसको लिख देंगे ई नॉट बाई के इंटू टी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये जो पोटेंशियल डिफरेंस V है दैट इज इक्वल टू ई नॉट हमने कॉमन ले लिया, अंदर रह जाएगा D माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। अब मुझे क्या करना है, अब देखो इस ई नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो लिख सकते हैं, तो चलो लिखें, तो ये बाकी अंदर का सब कुछ सेम रह जाएगा। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसे क्या लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चलो ये भी लिखते हैं, तो ये अंदर का सब कुछ एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब निकालते हैं कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस क्या होता है, Q बाई वी, चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई वी, वी की जगह हम लिखेंगे Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के, तो ये Q कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इसे फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, इसे अगर हम चाहें तो फर्दर लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। सो कुल मिला के हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है, जब एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब हम डाल देते हैं तो कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के, जहां पर के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक। तो चलो देखते हैं एक प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यही वाला कॉन्सेप्ट जो अभी अभी हमने पढ़ा अबाउट द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। A slab of material dielectric constant K has the same area as the plates of a parallel plate capacitor। तो अगर ये मेरा parallel plate capacitor है, ये दो इस parallel plate capacitor के plates हैं और इसके बीच में मैंने डाल दिया है एक dielectric material, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि इसका जो एरिया है, दिस एरिया इज सेम एज दैट ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, लेकिन इसकी जो थिकनेस है दैट इज 3/4D, यानी कि ये जो थिकनेस है दैट इज 3/4D, एज्यूमिंग कि दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज D। ठीक है, हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज्ड व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो अब जब इस स्लैब को हम इन दोनों प्लेट्स के बीच में डाल देते हैं तो ओवरऑल कैपेसिटेंस चेंज कैसे हो रहा है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जब हमने इस स्लैब को नहीं डाला है तो उस समय मेरा कैपेसिटेंस कितना होगा, इट विल बी जस्ट लाइक एनी अदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच इज ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, सिंपल, राइट। तो ये मेरा बिफोर की कहानी है। अब आफ्टर वाली कहानी क्या है, एक बार हमने इस स्लैब को इंसर्ट कर दिया दोनों के बीच में, थोड़ी देर पहले हमने डिराइव किया था कि जैसे ही हम डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं प्लेट्स के बीच में तो मेरा कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, ये हो जाता है ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, तो यहां पर मुझे क्या पता है, इस क्वेश्चन में जो टी है, जो थिकनेस है, दिस थिकनेस इज इक्वल टू 3/4D। ठीक है, तो यहां पर मैं वही वैल्यू डाल दूंगी टी के बदले में, तो ये हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस 3/4D प्लस
3/4d/k। ठीक, अब सिंपल मैथमेटिक्स, कुछ खास अब बचा नहीं इसमें। d माइनस 3/4d कितना हो जाएगा, d/4 प्लस 3/4d/k। अब डिनोमिनेटर को थोड़ा और अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यहां में से हम d/4 को कॉमन ले सकते हैं। तो लेट्स से डिनोमिनेटर में d/4 को कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 1 प्लस 3/k। तो इसे हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू a एप्सिलॉन नॉट बाई d इंटू 1/4 1 प्लस 3/k। ठीक है, देखो कुछ खास नहीं किया है, बस a एप्सिलॉन नॉट बाई d मुझे अलग से चाहिए था, तो उसे अलग से लेने के लिए यहां से क्या किया मैंने, d को कॉमन ले लिया, एक तो इन दोनों टर्म्स में से। ठीक है, एक तो इस d को कॉमन ले लिया और ये 1/4 जो है इसको भी मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो अब क्या किया, अब इस पूरे चीज को अगर मैं देखूं तो a एप्सिलॉन नॉट बाई d, व्हाट इज दिस, दिस इज c नॉट, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू c नॉट डिवाइडेड बाई 1/4 इंटू 1 प्लस 3/k। सो कुल मिला के हमारा रिजल्ट क्या आया, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 4k C नॉट डिवाइडेड बाई k प्लस 3। चलो देखते हैं अगला सवाल। अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर एंड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज दी हुई हैं, एरिया दिया हुआ है 0.01 मीटर स्क्वायर, सेपरेशन d दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर्स, और क्या दिया हुआ है, थिकनेस डाइइलेक्ट्रिक स्लैब की दी हुई है 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर्स, और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k की वैल्यू दी हुई है 5। ठीक है, तो ये मेरे गिवन वैल्यूज है। अब मुझे यहाँ पर दो सिचुएशन देखना है, एक सिचुएशन बिफोर द डाइइलेक्ट्रिक, जब C नॉट यानी कि कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी थी, a एप्सिलॉन नॉट बाई d। तो इसमें अगर मैं वैल्यूज डाल दूं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, a एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाई d की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 टू द पावर -2। तो C नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4.425 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड। ठीक है, अब जो हमारा दूसरा सिचुएशन है वो क्या है, वो है आफ्टर डाइइलेक्ट्रिक, मतलब जब हमने डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया तो मेरे कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, तो यहां पर भी सारी वैल्यूज मुझे पता है, 0.01 इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाई d हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -2 माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो c की वैल्यू निकल के आएगी 7.375 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड। ठीक है, तो मतलब बिफोर का कैपेसिटेंस निकाल लिया, आफ्टर का कैपेसिटेंस निकाल लिया। अब व्हाट वुड बी द चेंज इन कैपेसिटी, तो चेंज इन कैपेसिटी कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस। सो चेंज इन कैपेसिटी विल बी इक्वल टू C माइनस C नॉट, यानी कि 7.375 इंटू 10 टू द पावर -12 माइनस 4.425 इंटू 10 टू द पावर -12, यानी कि वैल्यू आ जाएगी 2.95 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड। तो ये हो जाएगा चेंज इन कैपेसिटी। ठीक है, अब व्हाट वुड बी द चेंज इफ द डाइइलेक्ट्रिक स्लैब वेर कंडक्टिंग। अब मान लो अगर ये जो स्लैब है ये डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ना होके अगर ये एक कंडक्टिंग स्लैब होता, तो उस केस में क्या होगा, कंडक्टिंग स्लैब अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो मेरा कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई d माइनस टी। ठीक है, तो उस हिसाब से a होता 0.01 इंटू एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाई d की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर -2 माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर -2। सो कुल मिला के c डैश की वैल्यू निकल के आती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड।
ठीक है, तो उस केस में C डैश की वैल्यू इतनी होती, तो ऑब्वियसली यहां पर जो चेंज इन कैपेसिटी होता इस केस में वो क्या होता, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 में से हम सब्ट्रैक्ट करते C0, यानी कि ये वाली वैल्यू बिफोर वाला वैल्यू, दैट इज 4.425 इंटू 10 टू द पावर -12, और ये वैल्यू निकल करके कितनी आती, 4.425 इंटू 10 टू द पावर -12 फैरेड। तो बच्चों आई गेस बाय नाउ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक कैपेसिटर होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे हम उसका कैपेसिटेंस निकालते हैं वगैरह वगैरह। अब बारी है इसके प्रैक्टिकल यूजेस की तरफ फोकस करने की। इस वीडियो को जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि हम कैपेसिटर डे टू डे लाइफ में यूज क्यों करते हैं। जब कभी भी हमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है, तब हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो कितने करंट की ज़रूरत होगी वो तो हमें पता नहीं है, राइट। जैसे मान लो मुझे 60 रुपीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। अब मेरे घर पर 50 रुपए के नोट हैं, 10 रुपए के नोट हैं, 20 रुपए के नोट हैं, लेकिन 60 रुपीज़ का कोई नोट नहीं है मेरे पास। लेकिन मैं क्या करूंगी, एक 50 का नोट, एक 10 का नोट, दोनों मिला दूंगी, 60 रुपए बन गए। मुझे 130 रुपए की जरूरत है, 130 रुपीज। मेरे घर में 100 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है, बट 130 का कोई नोट नहीं है। मैं क्या करूंगी, एक 100 का नोट लूंगी, 3 10-10 के नोट लूंगी, बन गए 130। या फिर एक 100 का नोट लूंगी, एक 20 का नोट लूंगी, एक 10 का नोट लूंगी, बन गए 130। राइट, समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रही हूं। मैं कहना चाह रही हूं कि मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं जो नोट्स मेरे पास अवेलेबल है उनका कॉम्बिनेशन बना ले रही हूं। इन अ वेरी सिमिलर वे जब हम कैपेसिटर्स को प्रैक्टिकली यूज करते हैं तो बेस्ड ऑन कि मुझे कितना कैपेसिटेंस का कैपेसिटर्स चाहिए, मैं क्या करूंगी, जो अवेलेबल कैपेसिटर्स हैं उनका कॉम्बिनेशन बना लूंगी। बात समझ आई? एंड दिस इज वेयर वी टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स का बच्चों दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है। एक कॉम्बिनेशन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेट मी टेल यू, अगर यू आर समबडी जो न्यूमेरिकल्स से बहुत घबराता है, न्यूमेरिकल्स आपको समझ नहीं आती है, आप डरते हो, तो लेट मी टेल यू कि ये जो सेक्शन है ना, दिस इज लाइक द न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट ऑफ दिस लेसन। तो कैपेसिटेंस का जो न्यूमेरिकल्स हैं, कैपेसिटर से रिलेटेड, सर्किट से रिलेटेड, वो इसी पार्ट से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का मतलब होता है कि सारे के सारे कैपेसिटर्स इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उन सब में चार्ज जो है वो सेम होता है। अगर पहले वाले में लेट्स से हमारे पास 3 कैपेसिटर्स है, C1 C2 C3, अगर C1 में Q चार्ज है तो C2 में भी Q चार्ज होगा, C3 में भी Q चार्ज होगा। और ऐसा कब पॉसिबल होता है, जब हमारे कैपेसिटर्स इस तरीके से एक लाइन में अरेंज्ड हो। ठीक है, अब जो दिक्कत जनरली बच्चों को आती है वो ये आती है कि कई बार ना आपके क्वेश्चन पेपर में तो कुछ टेढ़े मेढ़े डायग्राम्स बना देते हैं, ठीक है, सर्किट के, और उन्हें देख के आपको समझ नहीं आता है कि यार ये सीरीज में है या पैरेलल में। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करती रहूंगी जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह का कॉम्बिनेशन है। तो जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, हम हमेशा नोटिस करेंगे कि जो मेरा कैपेसिटर है, ठीक है, उस कैपेसिटर का जो मतलब जो पहला एंड है वो एक दूसरे कैपेसिटर से अरेंज्ड होगा और उसका जो दूसरा प्लेट है वो अगले कैपेसिटर से अटैच्ड होगा। उसी तरह से जो दूसरा कैपेसिटर होगा उसका जो अगला प्लेट होगा वो उसके अगले कैपेसिटर से अरेंज्ड होगा। तो अरेंजमेंट जो है ना वो इस तरीके से होगी, एक के बाद एक, पहले से दूसरा कनेक्टेड है, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, एंड सो ऑन। इसीलिए इस अरेंजमेंट को हम सीरीज कहते हैं। ठीक है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जब कैपेसिटर्स होते हैं तो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैसे निकालते हैं, हम कहते हैं कि 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इफ C1 C2 C3 आर इन सीरीज। अगर C1 C2 C3 सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उनका नेट कैपेसिटेंस, उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, वो हम इस एक्सप्रेशन से निकालेंगे। और वहीं जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की बात करते हैं तो उसमें हम नोटिस करते हैं कि सारे के सारे कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होता है। सबके अक्रॉस चार्ज सेम नहीं होता है,
सबके अक्रॉस Q1, Q2, Q3 चार्ज होगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो V है, दैट इज सेम अक्रॉस ऑल द 3 कैपेसिटर्स। ठीक है, इन्हें आप कैसे पहचानोगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देखोगे, हमेशा नोटिस करना कि कैपेसिटर के जो दोनों प्लेट्स हैं ना, सारे कैपेसिटर के जो दोनों प्लेट्स हैं, दे आर गेटिंग ज्वाइंड एट द सेम पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो C1, C2, C3 का जो लेफ्ट वाला प्लेट है, वो सारे लेफ्ट वाले प्लेट एक पॉइंट पे ज्वाइंट है। जो राइट वाले प्लेट्स हैं, सारे राइट वाले प्लेट्स एक पॉइंट पे ज्वाइंट है। तो ये इंडिकेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का। और इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम कैसे निकालते हैं? सिंपली बाय एडिंग देम, यानी कि C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो बस अगर ये दो चीजें आप समझ गए हो तो आई थिंक यू आर एम्पावर्ड टू सॉल्व मेनी न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे कि अगर आपके पास कैपेसिटर्स के कुछ अरेंजमेंट्स दिए हुए हो, यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो चलो थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस की जैसे ही हम बात करते हैं तो हमें बहुत सारी सिचुएशन में, बहुत सारे क्वेश्चन में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़ता है, और कई बार हम इनकी अरेंजमेंट्स को देख करके घबरा जाते हैं और हमें समझ नहीं आता है कैसे निकालना है। तो शुरू करेंगे बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल से, आसान वाले एग्जाम्पल से। तो ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, इस वाले सर्किट को देखते हैं। यहाँ पर कैपेसिटर कहाँ कहाँ है? देखो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो 3 कैपेसिटर है, C1, C2 और C3, क्या बता सकते हो कि ये किस तरह के कॉम्बिनेशन में है, सीरीज या पैरेलल? देखो साफ दिख रहा है कि तीनों का जो है ना, दोनों, देखो C1 को अगर हम देखें तो इसके दोनों प्लेट्स इन दोनों पॉइंट से जुड़े हुए हैं, C2 के भी ये दोनों प्लेट्स इन्हीं 2 पॉइंट से जुड़े हुए हैं, और C3 के भी ऐसा ही है। तो मतलब बेसिकली C1 का जो ये वाला पॉइंट है, C2 का, C3 का, ये सारे साथ में है। उसी तरह दूसरे वाले प्लेट्स जो है वो सारे सेम पॉइंट से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये अरेंजमेंट किस तरह का अरेंजमेंट है? ये पैरेलल अरेंजमेंट है। और अभी अभी हमने देखा कि पैरेलल अरेंजमेंट में हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इन तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, लेट्स से दैट इज C डैश। तो पैरेलल अरेंजमेंट में हम क्या करते हैं? सिंपली इन्हें ऐड कर देते हैं। तो C डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 + 2 + 2 यानी कि 6 माइक्रोफैरड्स। ठीक उसी तरीके से अगर हम C4 और C5 की बात करें तो यहां भी हम देखते हैं कि ये दोनों किस तरह के अरेंजमेंट में है। देखो C4 के एक इधर वाले प्लेट साथ में जुड़े हैं, C4 के और C5 के उधर वाले प्लेट साथ में जुड़े हैं। तो ये दोनों भी किस तरह के अरेंजमेंट में है? ये दोनों भी है पैरेलल अरेंजमेंट में। और पैरेलल अरेंजमेंट में C डैश कितना हो जाएगा? लेट्स से दिस इज C डबल डैश। तो C4 और C5 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? 2 + 4 यानी कि 6 माइक्रोफैरड्स। ठीक है, अब अगर हम ओवरऑल सर्किट को देखें तो कैसा है अरेंजमेंट? इट इज लाइक यहां पर एक C डैश कैपेसिटर है और फिर यहां पर एक C डबल डैश कैपेसिटर है। तो मेरा अरेंजमेंट कुछ ऐसा है। तो इसमें हमें साफ साफ क्या दिख रहा है कि ये जो C डैश और C डबल डैश है, ये किस अरेंजमेंट में है? ये सीरीज अरेंजमेंट में है। तो इसीलिए 1/C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1/C डैश प्लस 1/C डबल डैश। तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 यानी कि 2/6। देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू 6/2 दैट इज 3 माइक्रोफैरड्स। तो इस तरीके से अप्रोच करेंगे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को। चलो एक और वैरायटी की प्रॉब्लम देखते हैं। यहां पर बहुत ध्यान से पिक्चर को देखो। कई बार क्या होता है कि ना इस तरह का अरेंजमेंट है, सब तीनों ऐसे एक साथ लगे हुए हैं, तो ये पैरेलल ही होगा, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं हम। और जहां हम इस तरह की एजम्पशन करते हैं हम गलत ही होते हैं, राइट। तो यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे। देखो ये 2 फिक्स्ड पॉइंट्स के बीच में ये 2 हैं, C4 और C5। तो यहां पर ये किस तरह का अरेंजमेंट है? ये है पैरेलल अरेंजमेंट। ठीक है, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, लेट अस से दैट इज C डैश। तो ये क्या हो जाएगा? C4 प्लस C5 यानी कि 6 + 6 12 माइक्रोफैरड्स। ठीक है, अब अगर हम पूरे सर्किट को देखें तो अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है। एक C1 है, फिर देखो ये टेढ़े मेढ़े लाइंस तो बने हुए हैं, बट बेसिकली उसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है। एक C1 है, फिर एक C2 है, फिर एक C3 है और फिर एक C डैश है। तो ये किस अरेंजमेंट में है? ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो है ये सीरीज अरेंजमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C डैश, राइट। अब इसमें हम वैल्यूज डाल देते हैं। 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/12।
तो इसे अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 7/12 एंड देयरफॉर हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 12/7 माइक्रोफैरड्स। अब बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। तो अगर इस सर्किट को देखोगे ध्यान से तो अब आई थिंक यू आर गेटिंग यूज टू इट। तो अगर नोटिस करो C1 C2 को, देखो ये क्या है, दोनों का एक एंड, दोनों का इधर का लेफ्ट हैंड साइड वाला एंड एक पॉइंट पे है, राइट हैंड साइड वाला एंड एक पॉइंट पे है, यानी कि ये कैसा अरेंजमेंट है, ये पैरेलल अरेंजमेंट है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, लेट्स से दैट इज C'। तो C' हो जाएगा C1 प्लस C2 यानी कि 6 माइक्रोफैरड। ठीक उसी तरीके से C3 और C4 जो है ये दोनों भी पैरेलल में है, तो इनका मान लेते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C', तो ये हो जाएगा C3 प्लस C4 यानी कि 6 माइक्रोफैरड फिर से। ठीक है, और अब अगर पूरे सर्किट को हम देखें तो इट इज लाइक कि यहाँ पर एक C' है, फिर एक C" है और उसके बाद घूमा हुआ लाइन है, तो क्या हुआ, बट उसके बाद एंड ऑफ द डे है एक और C5। ठीक है, तो और ये तीनों किस में है, सीरीज में है, राइट। तो 1/C इक्विवेलेंट जो है ये कितना हो जाएगा, 1/C' प्लस 1/C" प्लस 1/C5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/3। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो इट विल कम आउट टू बी 4/6। देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 6/4, that is 3/2 माइक्रोफैरड्स। चलो अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4, और यहाँ पर एक और सर्किट है एंड आई एम एज्यूमिंग कि ये जो है आप खुद से ही सॉल्व कर लोगे। सो लेट मी गिव यू 1 मिनट सो दैट यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जब तक मैं ये सारी बातें कर रही हूँ बहुत से बच्चों ने इसे ऑलरेडी सॉल्व कर लिया होगा, राइट। तो जिनसे सॉल्व नहीं हुआ है घबराने की बात नहीं है, आई विल सॉल्व इट फॉर यू। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, देखो ये जो दोनों हैं इनके साथ ना एग्जैक्टली वही कहानी है C2 और C3 के साथ। दोनों का देखो ये एक इधर वाला जो साइड है, इधर वाला जो प्लेट है एक पॉइंट से कनेक्टेड है, दूसरा वाला प्लेट एक पॉइंट से कनेक्टेड है, यानी कि ये दोनों किस तरह के कॉम्बिनेशन में है, ये पैरेलल में है। तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी C2 प्लस C3 यानी कि 3 + 3 6 माइक्रोफैरड्स। अब अगर हम पूरे सर्किट को देखें तो हमारे पास एक यहाँ पर C1 है, फिर हमारे पास एक C' है और फिर हमारे पास एक C4 है। ठीक है, सो नेट ये सारे किस अरेंजमेंट में है, ये सारे सीरीज में है। सो नेट 1/C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C' प्लस 1/C4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 यानी कि 3/6। Therefore, equivalent capacitance will be equal to 6/3, that is equal to 2 माइक्रोफैरड्स। चलो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। इसमें डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है देन व्हाट वी वर सीइंग सो फार। अभी तक जिस तरह के डायग्राम्स हम देख रहे थे उससे थोड़ा अलग है ये कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी गिवन C1 C2 C3 C4। इनकी वैल्यूज हमारे पास दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे किसके बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में निकालना है। ठीक है, तो ए और बी के बीच में अगर हम ध्यान से देखें तो सर्किट कुछ यूं है कि ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है। इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटर है और वो कौन सा कैपेसिटर है, C1। ए से जो है, ए से C2 का एक प्लेट जुड़ा हुआ है, तो ए से ये C2 का एक प्लेट जुड़ा हुआ है। C2 का दूसरा प्लेट C3 से जुड़ा हुआ है, यानी कि C2 का दूसरा प्लेट C3 के एक प्लेट से जुड़ा हुआ है। C3 का दूसरा प्लेट C4 से जुड़ा हुआ है, तो यानी कि ये C4 से जुड़ा हुआ है। और C4 का दूसरा प्लेट B से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये B से जुड़ा हुआ है। अब देखो ये बन गया ना आसान। तो अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये जो 3 कैपेसिटर हैं ये किस तरह के कॉम्बिनेशन में है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है दैट इज C'। तो सबसे पहले C' निकालते हैं। सीरीज के लिए क्या करते हैं, 1/C' इज इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। अब C2 C3 C4 की वैल्यू दी हुई है 1/9, तो ये हो जाएगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 यानी कि 3/9। तो हम कह सकते हैं कि C' इज इक्वल टू 9/3
दैट इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड्स। ठीक है, अब अगर और ध्यान से देखें तो ये जो C डैश है और C1 जो है ये पैरेलल में है, मतलब इसी का अगर हम एक और डायग्राम बनाएं जो कि कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, ये C डैश है, ये C1 है, राइट। तो ये दोनों किस तरह के कॉम्बिनेशन में है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1 प्लस C डैश, यानी कि C1 की वैल्यू क्या है 3 और C डैश की वैल्यू भी है 3, दैट इज 6 माइक्रोफैरड्स। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब हमने ये तो देख लिया कि भैया कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है, अब उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी तो स्टोर होती है। अब एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे हम, याद करो हम कैसे डिफाइन करते थे एनर्जी को। मान लो अगर मेरे पास ये पेन है, इस पेन को अगर मैं यहां से यहां लेके जा रही हूं तो मैं क्या कर रही हूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए मैं कुछ वर्क कर रही हूं और वही वर्क डन जो है इज गेटिंग स्टोर्ड एज एनर्जी इन दिस पेन। ये बात हम सभी को पता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम एक कैपेसिटर के अंदर देखें तो कैपेसिटर के अंदर अगर एक चार्ज है, उस चार्ज को नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक, क्योंकि एक कैपेसिटर में जो दो प्लेट्स होते हैं इवेंचुअली एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाता है प्लेट, तो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट तक अगर हम उस चार्ज को मूव कराते हैं तो हमें उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कराना होगा, क्वाइट ऑब्वियस। तो जैसे ही हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव कराने जाएंगे हमें कुछ वर्क डन करना होगा और वो जो वर्क डन होगा दैट गेट्स स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन द कैपेसिटर। ठीक है, तो ये एनर्जी कितनी होगी, चलो कैलकुलेट करते हैं। तो चलो बच्चों कैलकुलेट करते हैं कि कितनी एनर्जी एग्जैक्टली स्टोर होगी कैपेसिटर के अंदर। अब हमें क्या पता है कि कैपेसिटर जो है ये ग्रेजुअली चार्ज होता है, तो एट एनी स्टेज लेट अस सपोज कि कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है, मतलब एट एनी टाइम या एट एनी स्टेज लेट्स से कि चार्ज ऑन द कैपेसिटर जो है दैट इज Q, दैट इज स्मॉल q। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल V विल बी इक्वल टू Q बाई C वेयर C इज द कैपेसिटेंस। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन। लेट अस सपोज कि dW वर्क डन जो है इज एसोसिएटेड इन गिविंग एन एडिशनल चार्ज dQ। एक एडिशनल dQ चार्ज इस कैपेसिटर में डालने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, dW। सो dW विल बी इक्वल टू dQ इंटू V, दैट इज पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा dQ इंटू Q बाई C। तो अगर मुझे नेट नेट वर्क डन निकालना हो तो मैं इसी dW को इंटीग्रेट कर दूंगी, करेक्ट। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ Q बाई C इंटू dQ, और कहाँ से कहाँ तक, Q इज इक्वल टू 0, क्योंकि ग्रेजुअली चार्ज होता है तो इनिशियली चार्ज 0 रहता है और धीरे धीरे करते करते कैपिटल Q चार्ज आ जाता है उसमें। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो कितना आता है, 1/c कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन तो आती ही होगी बाय नाउ, सो 0 से लेके कैपिटल Q। ठीक है, अगर नहीं भी आती है तो बेसिक कैलकुलस का वीडियो देख सकते हो आप। तो ये हो जाएगा 1/c Q स्क्वायर बाई 2। तो यानी कि नेट नेट हम कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C। अब ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज एनर्जी इन द कैपेसिटर। यही वर्क डन कैपेसिटर में एनर्जी की तरह स्टोर हो जाएगा। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि Q जो है दैट इज इक्वल टू CV, तो इसे हम CV के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो अगर हम Q के जगह CV लिख दें तो U क्या हो जाएगा, हाफ CV का स्क्वायर डिवाइडेड बाई C, यानी कि ये हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर। इसे हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं क्योंकि कई बार हमारे पास कैपेसिटेंस और वोल्टेज दिया हुआ होता है, राइट। तो वहां पर हम इसे इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मेट ये भी हो सकता है कि हम इसे QV के फॉर्म में लिखें, राइट, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV है तो C की जगह हम Q बाई V भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा हाफ Q बाई V इंटू V स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ QV। तो बेसिकली वर्क डन या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर जो है इसको हम हाफ Q स्क्वायर बाई C भी लिख सकते हैं, हाफ CV स्क्वायर भी लिख सकते हैं और हाफ QV भी लिख सकते हैं। अब बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी की। अभी तक तो एनर्जी की बात हो रही थी, एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, एनर्जी
पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेस, और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर यू से, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं एनर्जी, स्मॉल यू से एनर्जी डेंसिटी। तो अगर इसका एक्सप्रेशन निकालना हो तो एनर्जी डेंसिटी विल बी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू डी, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर, राइट। यू क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, अभी अभी निकाला था, इंटू 1/a इंटू डी, ठीक है। अब कैपेसिटेंस को हम क्या लिख सकते हैं, एक पैरेलल प्लेस कैपेसिटर के लिए C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू वी स्क्वायर इंटू 1/a इंटू डी। तो ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट v बाई डी का होल स्क्वायर, यानी कि एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल का ग्रेडियंट, सो dv बाई डी आर, रिमेंबर। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल पर यूनिट d है, डिस्टेंस है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। एंड दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट एनर्जी डेंसिटी इन अ कैपेसिटर। तो चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफैराड्स इज चार्ज टू 500 volts. If the distance between its plates is halved, what will be the new potential difference between the plates and what will be the change in stored energy? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इनिशियल सिचुएशन हमारी क्या थी। तो इनिशियली कैपेसिटेंस कितना था, 100 माइक्रोफैराड, दैट इज 100 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड, ठीक है। और पोटेंशियल कितना था, 500 वोल्ट्स, और इनके बीच का, पैरेलल प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना था, d, ठीक है। और इस सिचुएशन में जो मेरा एनर्जी था वो कितना था, u, ठीक है। अब बात करते हैं फाइनल सिचुएशन की। तो फाइनल सिचुएशन पे क्या किया मैंने, d को जो है चेंज करके d/2 कर दिया। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा वो मुझे पता नहीं, कैलकुलेट करना है। मान लेते हैं कि फाइनल सिचुएशन में जो मेरी एनर्जी है वो u डैश है, ठीक है। अब इनिशियल सिचुएशन की बात करते हैं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा, u की वैल्यू क्या होगी, एनर्जी की, हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो हाफ इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 500 का होल स्क्वायर, सो दिस विल कम आउट टू बी 12.5 जूल्स, ठीक है। अब फाइनल वाले सिचुएशन में मुझे C की वैल्यू पता ही नहीं है कैपेसिटेंस की, तो सबसे पहले तो कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालेंगे, विच इज A एप्सिलॉन नॉट बाई d/2, यानी कि दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स C। यहाँ पे जो C की वैल्यू थी उसका 2 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड्स। तो चलो यहाँ पर हमने C की वैल्यू निकाल ली, ठीक। अब मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि C जो है इज इक्वल टू Q/V। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि C और V देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो अगर ये वाला जो C है ये पुराने C का ट्वाइस हुआ है, इसका मतलब है अभी वाला जो V होगा वो पुराने V का हाफ होगा, करेक्ट। क्योंकि अगर C बढ़ता है तो V घटता है, C घटता है तो V बढ़ता है। तो यहाँ पर C क्या हुआ, 2 टाइम्स हो गया था, तो V क्या होगा, 1/2 टाइम्स हो जाएगा, सिंपल लॉजिक, ठीक है। तो यानी कि V डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 इंटू 500, दैट इज 250 वोल्ट्स, ठीक है। तो इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द आंसर कि न्यू पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। तो एक आंसर तो भाई हमने निकाल लिया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं, व्हाट विल बी द चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी में क्या चेंज होगा, उसके लिए हमें फाइनल वाले सिचुएशन में स्टोर्ड एनर्जी निकालनी होगी। लेटर से उसे हम U डैश से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ C डैश V डैश स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 2 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 250 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 6.25 जूल्स। तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी। अब देखो इनिशियल एनर्जी इतनी थी, फाइनल एनर्जी इतनी है, तो चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी हम आराम से निकाल सकते हैं। सो चेंज क्या हो जाएगा, U डैश माइनस U, या फिर U माइनस U डैश, कुछ भी कर लो, एंड दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट द चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी। तो मुझे उम्मीद है कि इससे, इन क्वेश्चंस को देखते हुए आपको आइडिया लग रहा होगा कि जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं उसे हम क्वेश्चन में अप्लाई किस तरीके से करेंगे।
तो बच्चा पार्टी, विद दिस वी हैव रीच्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ कैपेसिटेंस, और मुझे उम्मीद है कि यू एंजॉयड लर्निंग कैपेसिटेंस विथ मी। और मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में लिख करके कि कैपेसिटेंस के कॉन्सेप्ट्स, जो बेसिक चीजें थी, वो क्लियर हुए या नहीं। आपने कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए या नहीं, और क्वेश्चंस जब ट्राई किए तो एटलीस्ट काफी हद तक सिंपल और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हुए कि नहीं, मैं जानने के लिए वेट करूंगी। और मुझे ये तो जरूर बताना कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ या नहीं। अगर हुआ तो कमेंट्स पे जरूर लिखना कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। आपको क्या करना है, आपको करने हैं ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व, मुझे क्या करना है, आपके लिए अगला वीडियो बनाना है। तो मैं जल्दी ही मिलती हूं अगले वन शॉट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।